Hello students, this is Anuradha and today we are going to study part 3 of chapter 13 probability. We have already done two parts of this. In first part we did introduction of the probability, what are the terms and what are the terminologies we use there, what are the formulas, or for example what was the sample space, event, mutually exclusive, exhaustive, everything we have discussed in there. So if you are seeing this video right now, so I will suggest first of all you go to the part 1 and see all the part sequence wise, part 1, part 2, part 3. Then you come to part 3. And the second video we discussed the first topic of your probability, which was conditional probability. What is meaning of conditional probability? What is the formula? How we need to check the question कि वो probability का होगा, conditional का होगा कि नहीं होगा, क्या क्या कैसे हम check करते हैं, or how we solve the questions. So everything we have done in part 2. Now we are moving to the part 3. In this video we will start with the multiplication theorem and independent events. And this video, this motive जो मैंने ये बनाया है part 3, this I made after conditional probability. उसका भी एक थोड़ा सा मोटिव है, क्या है, because this multiplication theorem जो हमारी है अभी जो लिखा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, multiplication theorem, this is nothing but just extension of your conditional probability. Independent events it is थोड़ा सा different है, but जो multiplication theorem है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, conditional theorem, conditional probability का extension है. आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसमें लास्ट टाइम जो छूट गया था, देयर वाज सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई लेफ्ट देयर. अब होती क्या क्या कंडीशनल आपके पास यहाँ पे, जस्ट सी दिस. नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट ये आपको पहले से पता है कि कोई भी इवेंट आपके पास है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1. दिस यू ऑलरेडी नो. तो सेम चीज यहाँ पे भी फॉलो होगी कि अगर आपने कोई भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हेन यू आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट विल आल्सो लाई इन बिटवीन व्हाट, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1. दिस यू नो वेरी वेल. इसको अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इसको समझने की जरूरत है, दिस यू नो. दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए इज 1. ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए का 1 होगा. कैसे? यू नो व्हाट डू मीन बाई ए बाई बी. ए बाई बी का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास? फॉर्मूला होता है ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी होता है, तो यहाँ पे दोनों सेम है तो हम सेम ले लेंगे और नीचे आएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. एंड व्हाट डू मीन बाई ए इंटरसेक्शन ए? एक बात बताओ, कोई सेट का इंटरसेक्शन उस सेट के साथ क्या रहेगा? वही सेट रहेगा. सो यू विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड इफ यू कैन कैंसिल आउट दीज टू एंड यू विल गेट द आंसर एज 1. तो वही मैंने लिखा है कि a बाई ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सेम होगा. इसी तरीके से इफ यू गो फॉर द s बाई एस इज नथिंग बट द सैंपल स्पेस. तो फिर से द सेम चीज वी हैव टू डू. दिस इज नथिंग बट सैंपल स्पेस का इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस के साथ. इन डिवीजन विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, एंड अगेन दिस इज नथिंग बट द सेम थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, एंड दे विल आल्सो लीड टू द आंसर 1. So this is the second property where A was the event and S was the sample space. I hope it is clear. They are very simple properties. ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ी चीज नहीं है. Now if you go for the third one, देखो, you have A union B divided by C. Then what we can write it? अब आपको A union B का फॉर्मूला आता है. What is A union B का फॉर्मूला? You know that is A plus B minus of A intersection B. तो वही फॉर्मूला लगाया है और बस साथ में क्या था, डिवाइड में सी था, तो सबके डिवाइड में आपने क्या कर देना है, सी कर देना है. यू विल गेट योर थर्ड प्रॉपर्टी. दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल. एंड द लास्ट वन ए डैश. ए डैश मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ए डैश मतलब, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब होता है नोट ए. तो आप नोट ए बोलो, आप ए डैश बोलो, या आप ए बार बोलो, ऑल आर सेम थिंग. एंड यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट, 1. तो अगर मुझे सिर्फ नोट ए का निकालना है, सो व्हाट आई डू, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. और यहाँ पे भी सेम चीज की है हमने, हमें ए डैश की निकालनी थी. दिस इज नथिंग बट ए डैश, तो उसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए, एंड इट वाज डिवाइडेड बाय तो बस दोनों साइड में क्या कर दिया आपने, डिवीजन बाय बी. सो दिस इज ऑल्सो, दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हमने लास्ट टाइम छोड़ दिया था.
नाउ दीज आर वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज, दे कैन कम इन योर 1 मार्कर और क्वेश्चन भी आ सकता है आपके इसके बेसिस पे 1 मार्क या 2 मार्क. सो दे आर वेरी सिंपल, नो नीड टू वरी अबाउट इट. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. एज द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम. तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होते क्या है, देखिए दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी सिंपल चीज. क्या है इसमें, सपोज एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है ना, उसको एंड रूल भी, मतलब मेरे हिसाब से वी कॉल इट एंड रूल. एंड रूल का मतलब क्या होता है कि जहां जहां मल्टीप्लिकेशन करना है वहां पे आपको क्या लगा देना है, एंड लगा देना है. या फिर एंड का मतलब ही क्या होता है, एंड का मतलब प्रोबेबिलिटी में होता है मल्टीप्लाई करना. ये है मेरा खुद का तरीका ढूंढने का चीजों को. दूसरा होता है, एक हमने पढ़ा था एडिशन थ्योरम. अगर आपको याद हो, हमने एक एडिशन थ्योरम पढ़ी थी लास्ट टाइम. तो एडिशन थ्योरम का मतलब क्या होता है, जहां जहां एडिशन होता है इसको आई कॉल और रूल ऑल्सो. और रूल का मतलब क्या है कि जहां जहां पे और टर्म आएगी वहां पे हम ऐड करेंगे. जैसे मैंने बोला है कि मुझे चाहिए इवेंट ए एंड बी. ए एंड बी का मतलब क्या आएगा, ए एंड बी का मतलब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. लेकिन अगर मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का मतलब क्या आएगा, ए और बी का मतलब आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो पहले आपको ना मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ना मतलब समझ में आना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन मीन्स दिस इज एंड, या एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, और मीन्स एडिशन. तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए कि अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है मीन्स यू नीड टू मल्टीप्लाई द थिंग्स, बट इफ यू हैव और देन यू नीड टू ऐड द थिंग्स. इसको थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे फिर से. तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या कहती है, अब ये इसको तो देखो, हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इफ यू हैव टू इवेंट्स ए एंड बी वेयर ए हैज, वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वी नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए वेयर बी इज द कंडीशन, बी हैज ऑलरेडी अकर्ड. तो हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दिस यू नो. नाउ हाउ कैन आई राइट दिस, आई कैन राइट दिस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी is equals to probability of what? Probability of A by B into probability of B. If you see what I have done, I have just nothing. It is I just multiplied this denominator into this part. So I am getting that probability of A intersection B is same as probability of A by B into probability of B, and this we call as multiplication theorem. हमने सिर्फ क्या करना है कि उसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर देना है. इसीलिए मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था multiplication theorem is nothing but just the extension part of your conditional. Similarly, we can say if we have to find out probability of B when A has already occurred, this is also equals to what? This is also is equals to probability of A intersection B divided by probability of A. And similarly, we can write it that probability of A intersection B is nothing but equals to probability of B by A into probability of A. तो आप ये बोलो, अब वो बोलो, आपको दोनों चीजें क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ही है हमारे पास. सो इन जनरल वी कैन कंबाइन देम एंड वी विल से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट इक्वल्स टू, डिपेंड करता है आपको किससे पूछा गया है, ए से या बी से. सो अगर ए बाय बी है तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. दिस इज आवर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. बहुत सिंपल सी चीज है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. एंड ट्रस्ट में, फॉर्मूले जाने की जरूरत नहीं है. मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी, आप ये क्वेश्चंस को ना बिना किसी फॉर्मूले के ही कर पाओगे. मैंने पहले बोला था प्रोबेबिलिटी में इतना कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है फॉर्मूलाज को लेके. दीज आर वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस. आप जो नॉर्मल एक आपका आंसर, एक जो फॉर्मूला होता है that probability of any event is nothing but favorable divided by the total, आपके सारे क्वेश्चंस ना उसी से हो जाएंगे. दिस आई हैव डिस्कस्ड इन द क्लास ऑल्सो. चलिए अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एंड मतलब प्लस, और आपका एंड का मतलब आपका क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और का मतलब आपका हो गया प्लस. ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका एंड का और का मतलब. अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो मैंने अभी बोला. दिस इज जस्ट रिटन पार्ट दैट इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स
to associate with a random experiment, then A intersection B was what? This we can write A B by A, or this we can write B of A by B. This we can write easily. So this is the just theoretical expression. Now we move on to the first question I am discussing with you. अब ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ें एक बारी, a bag contains 19 tickets numbered 1 to 19. A ticket is drawn and another ticket is drawn without replacement. Find the probability that both the tickets will show even numbers. तो हमने इससे पहले एक टॉपिक किया है कंडीशनल वाला, और वहां पे मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी कि अगर वो टर्म्स क्वेश्चन में आती हैं तो आपका क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का होगा, अदरवाइज यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. इसमें अगर हम देखें वहां पे क्या था, इट इज गिवन दैट, इट इज नोन दैट, नोइंग दैट, या जस्ट गिवन दैट, या फिर फाइंड कंडीशनल. क्या ऐसा कुछ इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा. तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. अब कैसे? अब नॉर्मल अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, एक बैग में भाई 19 टिकट्स हैं, ठीक है. हमारे पास जो बैग है उसमें 1 से लेके 19 टिकट्स है. सपोज मैंने नंबरिंग कर रखी है उस पर 1 to 19, ठीक है. उसने बोला है नंबर 1 to 19 उसके पास टिकट है. तो टोटल मेरे पास कितने टिकट हो गई? टोटल मेरे पास हो गई कितनी? 19. मतलब टोटल जो केसेस हो गए मेरे पास, आई कैन से द टोटल नंबर ऑफ केसेस, अगर जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ कितने हो गए हमारे पास? 19. नाउ अब वो बोल रहा है कि मैंने क्या किया, 1 टिकट इज ड्रॉन, एक टिकट को उठाया, एंड देन अनदर टिकट इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. एक बात बताओ, ठीक है, उसने एक टिकट को निकाला, ठीक है, T1, फिर उसने दूसरी टिकट को भी निकाला, लेकिन एक को निकाल के ना उसने अलग निकाल दिया. ऐसा नहीं कि बॉक्स में वापस रख दिया. विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है. विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाल के अपने पास रख लेना, वापस बॉक्स में नहीं डालना. चलिए अब बात करते हैं. अब उसने कंडीशन दी है, अब कौन सी निकालनी है, कैसे निकालनी है. तो उसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द टिकट्स विल शो इवन नंबर्स. उसने का मतलब है कि जो दोनों टिकट मैंने निकाली है, दोनों पे कैसा आना चाहिए? दोनों पे आना चाहिए इवन नंबर. चलिए बात करते हैं इवन नंबर्स की. 1 से लेके 19 में कौन कौन से इवन नंबर्स होते हैं बेटा? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दिस विल बी द फेवरेबल आउटकम हमारा, कि हमारे पास 1 to 19 के बीच में वी हैव दिस मच. सो इन टोटल वी हैव दिस 3 एंड दिस 3. इन टोटल वी हैव फेवरेबल केसेस. हाउ मेनी फेवरेबल केसेस वी हैव? 9. तो अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने की. किसकी? हमें निकालनी, कितनी टिकटें निकालनी है? हमें निकालनी 2 टिकट्स. वी नीड टू ड्रॉ 2 टिकट्स. रादर 2 टिकट्स भी कैसा होना चाहिए? इवन होना चाहिए. नंबर उनके जो है वो नंबर इवन होना चाहिए. चलिए अब इवन नंबर कितने मेरे पास? कितने टोटल हैं? 9 ना. अब नंबरिंग देखनी है उसकी, सिर्फ नंबर देखना है कितने नंबर है मेरे पास. तो फेवरेबल कितना हुआ? 9, और टोटल मेरे पास कितना है? 19. चलिए अब उसने क्या बोला, देखो फर्स्ट निकालना है. अब ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड, नो. हमारे पास क्या, फर्स्ट निकालना है एंड सेकंड निकालना है. एंड निकालना है, दोनों चाहिए मुझे. एक का ऑप्शन नहीं है कि दिस और दिस, नो. वी नीड टू फाइंड फर्स्ट एंड सेकंड. तो एंड जैसे ही आया तो बीच में क्या लग जाएगा? इनके मल्टीप्लाई. अब निकालेंगे सेकंड, और सेकंड निकालने कैसे है? अब जो अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन किसका है? विदाउट रिप्लेसमेंट का है. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब आउट ऑफ 9 यू हैव ऑलरेडी टेकन 8. तो एक बात बताओ, जो टोटल थे उसमें से भी कम हो जाएंगे ना. कितने कम हुए? 18 हो गया, कम हो गया 1, और इधर से भी कितना कम हो गया? ये कम हो गया. सो दिस विल बी योर आंसर. दिस विल बी योर आंसर. इफ यू कैंसिल आउट दिस विल बी 2 से कट जाएगा 4 पे, और इट विल बी आई थिंक 9 पे. यस. So this will be cancelled out with this, and your answer will be 4 by 19 if I am not wrong. Please cross check the calculations. So समझ में आया आपको बात कि कहाँ पे एंड लगाना है, कहाँ पे और लगाना है. मेन चीज इज दैट. तो ये कंडीशनल का क्वेश्चन नहीं था. तो नॉर्मल देखो, मैंने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया. आई जस्ट डिड दिस क्वेश्चन सिंपली, कि मैंने अपना फेवरेबल देख लिया, मैंने अपना टोटल देख लिया. आई अप्लाइड द नॉर्मल फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ई का क्या हो जाएगा? फेवरेबल डिवाइड बाय द टोटल. हाँ, 2 निकालनी थी तो मल्टीप्लाई लगाती गई. अगर 3 निकालनी होती तो तीसरा भी केस बन जाता. हाँ, अगर वो ये बोलता कि इधर 1 और, या जैसे इधर और इवन ऐसे नंबर होता तो हम प्लस लगाते बीच में. चलिए देखते हैं अगर हमारे पास प्लस का क्वेश्चन आएगा. आई होप इट इज क्लियर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी हैव द इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपने पढ़ा हो नॉर्मल जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है?
इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि भाई मैं अपनी चीजें अपने आप अलोन अपने दम पे कर सकती हूँ, मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, तो मैं अपना काम करूं चाहे ना करूं, दूसरे वाले से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब जैसे कि भाई जैसे मैं हूं मेरे घर में, ठीक है, अब मेरा जो नेबर है वो कितना भी पैसा कमा के लाए, ठीक है, वो कितना भी पैसा कमा के लाए, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना, वो कितना ही पैसा कमा रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे कमाए चाहे वो ना कमाए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके होने ना होने से, या वो है या नहीं है, कोई और आ रहा है, कोई मतलब आई जस्ट डोंट केयर अबाउट दिस, मेरे एग्जिस्टेंस पे उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इवेंट, एक चीज का दूसरी चीज पे इफेक्ट होना ना होना, उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, देन वी से दैट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बात समझ में आई कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट के अकरेंस से, नॉन अकरेंस से, होने से ना होने से कोई फर्क ना पड़े, तब उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बात समझ में आई? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी, इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ फर्स्ट इवेंट, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं, ऑफ फर्स्ट इवेंट does not affect occurrence or non occurrence of the other one। बात समझ में आई? जब पहले का होना ना होना दूसरे के होने ना होने को इफेक्ट नहीं करता, देन वी कॉल इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? एंड दिस फॉर्मूला भी है, तब ये बन जाता है कि भाई ए इंटरसेक्शन भी क्या बन जाता है, ए इन बाई बी बन जाता है। ये कैसे आया? जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था इंटरसेक्शन, उसका मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का। क्या थी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम? दैट ए इंटरसेक्शन बी सेम एज व्हाट, a by b into b। दिस वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, ये हमने अभी पढ़ा था। सो इसका मतलब क्या हुआ है कि जैसे इसने बोला कि इसका होना ना होना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, बात तो मैं ए की कर रही हूँ ना, क्योंकि मैंने बात पहले ए की कर रही हूँ तो ए पे ही लिखूंगी यहाँ पे, अगर बी की कर रही हूँ तो बी आता। बात समझ में आ रही है? तो मैं सिर्फ बात ए की कर रही हूँ पहले वाले की, तो दूसरे वाले की अगर करते तो हम दूसरा वाला ले लेते। सो मल्टीप्लिकेशन इंडिपेंडेंट इवेंट सेज दैट अगर कोई भी दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन है, सो वी कैन राइट दैम दिस, जैसे कि अभी क्या था, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, फिर से वही चीज मैं रिपीट करती हूँ, रुको, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, बी इंटू ए। दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंसी। जैसे कि मैंने अभी आपके पास किया था दिस वन मैंने क्या बताया था, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और का मतलब प्लस। इसमें एक चीज और यूज कर लो, एक चीज और आप ऐड कर लो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हो, मल्टीप्लीकेशन हो, एंड हो, सबका एक ही मतलब होता है। यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा इसके साथ, यूनियन। अब देखो याद करने का भी तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एंड थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं और दो वर्ड का छोटा लिखते हैं। इसी तरीके से यूनियन भी छोटा होता है बट इंटरसेक्शन बड़ा होता है, और मल्टीप्लीकेशन भी बड़ा होता है और प्लस वाला छोटा होता है। तो जो छोटी छोटी चीजें वो सारी एक साथ आएंगी, जो बड़ी बड़ी चीजें वो सारी एक साथ आएंगी। तो एंड, इंटरसेक्शन, इन सब का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, और यूनियन और प्लस इन सब का, सॉरी, यूनियन और इन सब का मतलब होता है प्लस। ये है याद करने की चीज, क्या इतना टफ चीज नहीं है, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगी। चलिए, so now we were talking about the independent events. So what was that? The occurrence of non-occurrence of one does not affect the occurrence and non-occurrence of the second one. And this is the formula. कभी आपसे पूछा जाए कि प्रूव करिए कि गिवन जो इवेंट्स है आपको वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है, या चेक करिए, या होंगे तो क्यों होंगे, तो फॉर्मूला सेज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट यू कैन मल्टीप्लाई द इवेंट्स इंडिपेंडेंटली। यही इसका मतलब होता है। दिस कंडीशन इज वाइस वर्सा ऑल्सो। ये कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मीन्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब दे विल नॉट बी इंडिपेंडेंट। आई होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। कई बार पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। देखिए, पेयर का मतलब होता है टू। पेयर में आता है दो चीजें, दो से ज्यादा नहीं आती पेयर में, ठीक है। जैसे नॉर्मल अगर हम पेयर की बात करें, पेयर मतलब, पेयर क्या होता है, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ, यही पेयर होता है ना। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात सुन के सब अच्छे से खुश हो जाएंगे। चलिए,
तो क्या मतलब है हस्बैंड एंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो इस ग्रुप में देखो आप या इस ग्रुप में देखो, ओनली 2 पर्सन वी हैव। तो यही चीज होता है पेयर का मतलब। पेयर में वाइज मतलब 2 चीजें जहां पे होती हैं। और इंडिपेंडेंट का मतलब तो आपको पता ही है, इंडिपेंडेंट मतलब अकरेंस एंड नॉन अकरेंस डज नॉट अफेक्ट द सेकंड वन। चलिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ए एंड बी कोई भी 2 इवेंट है तो आप उनको बोल सकते हैं कि दे विल बी पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ले लेते हैं, चलो सी ले लेते हैं। तो पेयर वाइज का मतलब आप कैसे लेंगे, अब ऐसा नहीं आपने ए बी सी तीनों एक साथ लेना है, नो। आप पहले क्या लेंगे, आप पहले पेयर लेंगे ए और बी का, तो ए इंटू बी। सिमिलरली फिर आप दूसरा पेयर लेंगे किस किस का, बी और सी का। दिस इज कॉल्ड पेयर वाइज, लाइक बी intersection C, so it will be probability of B into probability of C, and similarly you can take the next pair is which is probability of A intersection C, which is same as probability of A into probability of C. This we call as pairwise independency. Pairwise independency. Clear? ये होता है pairwise का मतलब। I hope it is clear. Now move on to the next one. Now what do you mean by mutually independent? Mutually का मतलब क्या होता है, देखिए mutually का मतलब होता है, suppose you have A, B and C. These are the independent events. Independent events. तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे वहां पे पेयर वाइज था, हमने क्या लिया था, हमने 2-2 का लिया था। लेकिन ये क्या कहता है कि अगर आप A, B और C साथ में लेते हो, इसको म्यूचुअली का मतलब होता है आपको साथ में लेना है, उनमें तीनों में एक ही चीज होनी चाहिए। देन वी कैन राइट ए, वी कैन एक्सटेंड द प्रॉपर्टी बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एंड दिस कैन गो फॉर डी ऑल्सो। अगर मेरे पास सपोज डी बी है, सपोज इन केस मेरे पास डी बी है, तो मैं हाथ में मल्टीप्लिकेशन में डी बी लिख दूंगी। सो दिस वी कॉल म्यूचुअली इंडिपेंडेंसी, कि हम 2 का नहीं, हम सारों का एक साथ ले सकते हैं, मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी इवेंट्स हैं, वी कैन टेक ऑल देम टुगेदर विद द इंटरसेक्शन। तो पहला वाला था हमारे पास पेयर वाइज, व्हेन वी नीड टू टेक ओनली द पेयर्स ऑफ द टू इवेंट्स, और बाकी म्यूचुअली का मतलब व्हेन वी टेक 3 इवेंट्स और मोर देन 3, 4, 5 जितना भी आप ले सकते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और उनको बताइए कि भाई आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एंड मोटिवेट मी ऑल्सो टू मेक मोर वीडियोज। आप पढ़ेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा और शायद मैं भी आगे और मोटिवेट होकर आपको आपके लिए और वीडियो बना पाऊंगी। चलो बातें बाद में करेंगे, पहले इसकी पढ़ाई पूरी करते हैं, बिकॉज यू हैव एग्जाम्स ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, ए डाई इज मार्क्ड 1, 2, 3 इन रेड। चलिए, अब एक डाई दिया है, डाई पे आपको पता है नंबर्स कितने होते हैं, आपके पास होता है 1 होता है, वहां पे आपके पास 2 होता है, 3 होता है, और आपके पास 4, 5 और 6 होता है। ठीक है, अब उसने कहा कि जो डाई है उस पे मार्क किया हुआ है, जो नंबर 1, 2, 3 है उनको रेड इंक से मार्क किया है, और जो 5, 4, 6 है उसको मैंने ग्रीन से किया है। ठीक है, अब उसको मैंने टॉस किया। उसके बाद उसने क्या किया, रीड 1 by 1 अगेन। लेट ए क्या है, ए का मतलब है नंबर इज इवन। अब उसने 2 इवेंट डिफाइन की है, ए का मतलब है इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होगा डाई पे, इट विल बी 2, इट विल बी 4, इट विल बी 6। कलर नहीं देखना, मैंने सिर्फ इवन नंबर देखना है। ठीक है, अब दूसरा इवेंट उसने डिफाइन किया है, दूसरा इवेंट क्या है, नंबर इज रेड। नंबर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। अब इवन है, ओड है, डजंट मेक एनी डिफरेंस, नंबर रेड होना चाहिए। अब रेड में कौन कौन से है, रेड में मेरे पास है 1, 2 एंड 3। चलिए ये आ गए। और अगर हम टोटल देखा जाए, एक डाई को थ्रो करने पे टोटल केसेस कितने बनते हैं, टोटल केसेस बनते हैं 6। आई बात समझ में। और अगर मैं यहीं से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछूं आपसे तो कितनी हो जाएगी, हाउ मेनी फेवरेबल केसेस यू हैव 3 केसेस, और टोटल कितना होता है 6 होता है। सो वी कैन राइट फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल विच इज इक्वल टू 1 by 2। Similarly here also we have probability of B is what, this is also 3 by 6 which is equals to 1 by 2। चलिए इतना हमने नॉर्मल सॉल्व कर लिया। अब वो हमसे पूछ रहा है आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन इट शुड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए चेक कर लेते हैं, ए और बी तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब बात आते हैं ए इंटरसेक्शन बी की।
व्हाट यू मीन बाय ए इंटरसेक्शन बी हियर? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है, जैसे ए तो क्या है इवन नंबर और इंटरसेक्शन का मतलब रेड, इसका मतलब मुझे कैसा नंबर चाहिए जो इवन भी हो एंड इंटरसेक्शन की बात की है ना तो एंड आएगा, और रेड भी हो। ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी हो और रेड भी हो? कौन सा नंबर है ऐसा? देखिए ये रहा रेड नंबर ये है, और रेड में कौन कौन से इवन है? यहाँ पे सिर्फ एक नंबर 2 है जो कि क्या है यहाँ पे रेड है। तो इसका फेवरेबल केस कितना बनेगा? 2 बनेगा, मतलब ओनली 1 केस विल हैव, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 डिवाइड बाय द टोटल नंबर, सो 1/6 विल बी द आंसर, ठीक है, ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। अब चेक करते हैं इंडिपेंडेंसी। अब यहां से कितना आया इसका आंसर? वी कैन पुट डायरेक्टली दिस इज 1/6, और यहां से क्या क्या आए थे 1/2 इंटू 1/2। आर दे सेम? बट दे आर नॉट सेम, तो प्रोबेबिलिटी सेम तो नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ए एंड बी आर डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इसका मतलब दे आर डिपेंडेंट। वी कैन से डिपेंडेंट दे आर, या फिर हम बोल सकते हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो आप नॉट इंडिपेंडेंट बोलो या डिपेंडेंट बोलो, वन एंड द सेम थिंग। आर यू क्लियर कि हमें प्रूफ कैसे करना है कि दे आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंसी इज वेरी सिंपल टॉपिक। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस। सी, इसमें मैंने ना 4-5 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं सो दैट आपको थोड़ा क्लियर हो कि आफ्टर ऑल क्वेश्चंस को करना कैसे है। फॉर्मूलाज वगैरह कोई इतना नहीं पूछता, बेसिकली आपको करना तो क्लास में क्वेश्चन ही होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। चलो भाई एक क्वेश्चन था, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था हमारे पास, उसको सॉल्व करने की कुछ प्रोबेबिलिटी दी हुई है इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी। 2 बच्चे थे जिन्होंने इनको सॉल्व किया, एक ए था और एक बी था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसने बोला कि सॉल्विंग ए प्रोबेबिलिटी, मतलब उन्होंने अलग अलग से सॉल्व किया है। तो ए की प्रोबेबिलिटी उसने बोली है, ए ने सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और बी ने उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। इतना दिया है, हमने पढ़ लिया कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ए की है 1/2, बी की है 1/3। अब उसने बोला कि बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, चलो अच्छी बात है, इंडिपेंडेंटली। फाइंड द वर्ड, देखो जब जब इंडिपेंडेंसी का क्वेश्चन आएगा ना आपको कहीं ना वर्ड दिखेगा इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे इंडिपेंडेंटली है, यहाँ पे है, और अब अगर आप देखो तो पहले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखा हुआ था इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंसी का क्वेश्चन आपको देख के ही पता चल जाएगा। सो दिस इज द सेकंड टाइप कि हमको पता कैसे करना है कि इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है या नहीं है। चलिए हमें बोलना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। चलिए ये तो हो गया, प्रॉब्लम ए सॉल्व कर रहा है। हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व ना हो ऐसे, तो ए बाय ए डैश कितना हो जाएगा? इट विल बी 1 - 1/2 इक्वल्स टू 1/2। आई होप इट इज क्लियर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या हो जाएगी? बी डैश या बी बार कि वो सॉल्व नहीं कर पा रहा, दैट विल बी 2/3। चलिए ये हमारा गिवन डाटा था। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। उसने कहा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कब होगी? मेरे पास 2 लोग हैं, देखो क्या क्या हो सकते हैं। मान लिया ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जरूरी है कि बी करे ना करे, मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग से मतलब है। ए कर रहा है, बी कर रहा है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो क्या केसेस बनेंगे इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के? इसकी बनेगी प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व की कि ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हाट ए करता है बी नहीं करता, प्लस हो सकता है कि बी कर रहा हो बट ए ना कर पा रहा हो। प्रॉब्लम सोल्व होने से मतलब है, या फिर क्या हो जाए दोनों सॉल्व कर दें। अब कहाँ पे प्लस आया, कहाँ पे प्लस क्यों आया, यहाँ पे ये क्यों आया? देखिए या तो ये केस हो सकता है एक, और वी कैन हैव दिस और वी कैन हैव दिस। तो और था, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया? प्लस आ गया, ठीक है। और बीच में इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो और वैसे भी ये इंडिपेंडेंट है, तो हाउ कैन यू राइट इट? वी कैन राइट इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। इंटरसेक्शन का मतलब दिस, प्लस दिस ऑल्सो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्लस इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आई होप इट इज क्लियर कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। हमें प्रॉब्लम एक करता है, दोनों करते हैं, कोई कैसे भी करता है, मुझे कोई इस बात से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। नाउ पुट योर वैल्यूज जस्ट डायरेक्टली। इसका हो जाएगा 1/2, दिस इज 2/3, प्लस दिस इज 1/3, दिस इज 1/2, प्लस दिस इज 1/2, दिस इज 1/3। हाउ मच इट विल बी? देखो तीनों के डिनोमिनेटर में क्या है? 6 है, तो आई कैन राइट 6 हियर। नाउ एड, दिस इज 2 + 1 प्लस दिस इज 4, सो द आंसर विल बी 2/3।
आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल. अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है? सेकेंड पार्ट बोल रहा है हमारे पास कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम. अब आप मुझे बताइए इसका क्या मतलब होगा. एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम. देखिए एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब या तो ए या बी, या तो ए या तो ए सॉल्व करता है. एग्जैक्टली वन ना, एग्जैक्टली ये कर रहा है, ये नहीं कर पा रहा, या फिर ये कर रहा है और ये नहीं कर पा रहा. ठीक है, या तो ए कर रहा है, बी नहीं कर पा रहा, या फिर एग्जैक्टली वन हुआ ना, इसने किया. क्योंकि अगर हम केस ले लेंगे जैसे ये वाला का ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब है दोनों ने कर लिया है. और अगर ए डैश बी डैश लेते हैं उसका मतलब होता है दोनों ने ही नहीं किया है. सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हो जाएगा? अभी हमने किया है, इट विल बी 2/6 प्लस दिस विल बी 1/6 एंड योर आंसर विल बी 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2. आई होप इट इज क्लियर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ देयर इज अ गर्ल नीलम which is taking subjects maths, chemistry and physics. चलिए एक बच्ची है जिसके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायो है. ठीक है, सॉरी मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है. शी estimates that her probability of receiving grade A in this courses are A. उसको लगता है कि भाई प्रोबेबिलिटी उसकी जो मैथ्स में ग्रेड आने की है वो है 0. मैथ्स में ए ग्रेड आने की है 0.2, फिजिक्स में ग्रेड आने की है ए ग्रेड आने की है 0.3 और फिजिक्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पे. और प्रोबेबिलिटी केमिस्ट्री में ग्रेड ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 0.9 है. ठीक है, अब शी इफ ग्रेड्स कैन बी रिवार्डेड एज द इंडिपेंडेंट. इफ का मतलब फिर से क्या है क्वेश्चन? इंडिपेंडेंसी का है, तो आप इंटरसेक्शन के मतलब आपको ओपन करके लगा सकते हैं. सो फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट शी रिसीव्स ऑल ए. ऑल ए का मतलब क्या है? अब 1 by 1 जाते हैं. ऑल ए का मतलब क्या है? ऑल ए कब आएगा उसको? जब उसको क्या मिलेगा? इसमें फिजिक्स में, मैथ्स में एंड केमिस्ट्री में. और की बात नहीं है, जब फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री तीनों में उसको ए मिलेगा तभी तो ए आएगा ना. और इंडिपेंडेंट उसने बोला है कि तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट है. सो वी कैन ओपन देम. प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फिजिक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिस्ट्री एंड यू हैव द वैल्यूज. जस्ट पुट देम एंड गेट यू आंसर. 0.3, it's 0.9, 0.2, 4.2, 3.9. This will be your answer. I hope it is clear. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. अब बात करते हैं सेकंड वन. सेकंड वन का मतलब है नो ए. नो ए का मतलब क्या होगा? देखो नो ए कब आएगा? ना तो उसको मैथ्स में ए मिलेगा, ना उसको फिजिक्स में ए मिलेगा, ना उसको केमिस्ट्री में ए मिलेगा, तो किसी में भी नहीं आया ना. तो नो ए इसका मतलब है ये वाला. इसका मतलब क्या हुआ कि उसको क्या मिल रहा है? नो ए का मतलब क्या है? ना तो उसको मैथ्स में मिल रहा है, ना उसको फिजिक्स में मिल रहा है, फिजिक्स डैश, और ना ही उसको केमिस्ट्री में मिल रहा है, तो केमिस्ट्री डैश. अगेन दे आर इंडिपेंडेंट, सो वी कैन राइट देम सेपरेटली. व्हाट विल बी एम डैश? एम डैश का मतलब क्या हो जाएगा? 1 minus 0.2. इसी तरीके से फिजिक्स का मतलब 1 minus 0.3 एंड सिमिलरली केमिस्ट्री का मतलब 1 minus 0.9. दिस विल बी आंसर. दिस विल बी 0.8 into 0.7 into this will be 0.1. So this will be your answer. I hope it is clear. Now move on to the third part. We have to solve now third one exactly 2. अब उसको सिर्फ 2 में ग्रेड मिल रहा है. exactly 2 में उसको A ग्रेड मिल रहा है, बाकी में तीसरे में क्या मिलता है? doesn't make any difference. So what do you mean by this? मतलब उसको देखो क्या मिला A में और फिजिक्स में, मतलब 2 में A मिला और तीसरे वाले में नहीं मिला. इसमें मिला एंड इसमें मिला एंड इसमें मिला, बट तीसरे वाले में नहीं मिला. और दूसरा केस क्या बन सकता है? और का मतलब है ना, तो और के लिए क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस आ जाएगा. तो अब दूसरे वाले में क्या बनेगा? हो सकता है कि मैथ्स में मिला हो पर फिजिक्स में ना मिला हो और केमिस्ट्री में मिला हो. एग्जैक्टली 2 इसमें भी है. और इट कैन बी किसमें? अब कौन सा रह गया? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, अभी मैथ्स हो गया ना, दोनों में 2 बार मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. कौन सा रह गया? इट विल बी, इस बार उसको मैथ्स में नहीं मिला, बाकी किस किस में मिला है? फिजिक्स में मिला है और केमिस्ट्री में मिला है.
हो गया ना, 2 में चाहिए एग्जैक्टली 2। यहाँ से अगर देखें तो मैथ्स और फिजिक्स में मिला था, यहाँ पे मैथ्स और केमिस्ट्री में मिला है, और यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला है, बाकी में नहीं मिला। नाउ अकॉर्डिंगली यू कैन पुट द वैल्यूज। m का वैल्यू यहाँ पे 0.2 इंटू इंडिपेंडेंट है तो फिर से वी कैन मल्टीप्लाई दैम। फिजिक्स का 0.3 इंटू सी का कितना आएगा, केमिस्ट्री का 0.1, सी डैश है ना, सो प्लस। अब बात करते हैं m की फिर से 0.2 इंटू फिजिक्स डैश मतलब 0.7 इंटू सी मतलब 0.9 एंड प्लस लास्ट वन विल बी m डैश मतलब 0.8 इंटू 0.3 इंटू 0.9। सो यू जस्ट डू योर कैलकुलेशंस, दिस विल बी योर आंसर। मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। एंड दिस इज हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई होप, मुझे नहीं लगता कि अभी तक आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई होगी। बहुत इजी से, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। स्टिल आपको कोई डाउट आता है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप क्वेश्चन लिख दीजिए, आई विल सॉल्व फॉर यू। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स। चलिए अब बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक बैग है, उसने क्या बोला भाई कि जो बैग है उसमें 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 3 कैसी हैं, 3 मेरे पास है ब्लैक बॉल्स। चलिए तो इन टोटल हाउ मेनी बॉल्स वी हैव, इन टोटल वी हैव 8 बॉल्स। ठीक है, अब आगे वो बोल रहा है कि वी हैव 4 बॉल्स आर सक्सेसिवली ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब 1 2 3 4, मैंने 4 बॉल निकालनी है उसमें से, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। ये बात समझ में आती है, एंड क्यों आएगा, और नहीं है 4, ऐसा नहीं है कि 1 और 2 और 3 और 4, ऐसा नहीं है। 4 बॉल्स निकालनी है, 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। और केस किसका है, विदाउट रिप्लेसमेंट का है। तो वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे आर ऑल्टरनेटिवली ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो कैसे निकलेगा डिफरेंट कलर्स का मतलब, व्हाट डू मीन बाय डिफरेंट कलर्स, क्या केसेस बने, क्या केस बनेगा। देखिए 4 निकालना है मैंने। हो सकता है कि मैंने पहले जो निकाली बॉल 4 निकालना, हो सकता है कि पहले वाली क्या आई हो, व्हाइट आई हो, फिर कैसी आई हो, ऑल्टरनेटिवली बोला उसने, ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट। तो पहला व्हाइट, दूसरा ब्लू, तीसरा व्हाइट और फिर फोर्थ वाला फिर से ब्लू। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट केस। और क्या केस बन सकता है, प्लस। कोई जरूरी है कि पहले वाला ब्लू ही निकले, व्हाइट ही निकलेगा, पहले वाला ब्लू भी तो निकल सकता है ना। सो ब्लू व्हाइट ब्लू एंड व्हाइट। आर यू कंफर्टेबल विद दिस, ये बताइए मुझे। और कोई केस बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे पास 2 ही कलर की बॉल है। चलिए अब मुझे बताइए व्हाइट बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी। कितने व्हाइट बॉल है, 5 है, और विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, ये याद रखना। 5 है और टोटल कितनी है, 8। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, ब्लू। अब ब्लू कितनी है मेरे, सॉरी ब्लैक कितनी, सॉरी ब्लैक कितनी है, 3। सो 3 डिवाइड बाय हाउ मच, हाउ मेनी वी हैव, टोटल कितनी होगी, कम, टोटल में भी तो कम हुआ ना, 7। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। अब ऑलरेडी एक व्हाइट हम निकाल चुके हैं, तो टोटल कितनी बच गई है, 4 बच गई, और जो टोटल था उसमें भी कम हुआ 6 इंटू फिर से एक ब्लैक बॉल हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो टोटल पहले कितनी थी, 3 थी, अब कितनी बच गई, 2, और टोटल एक और कम हो गया, अब सिर्फ बची है 5 बॉल प्लस। अब करते हैं इसी तरीके से इधर की चीजें, इधर भी कितना हो जाएगा। नाउ दिस टाइम हाउ मेनी ब्लैक वी हैव। अब ये केस फर्स्ट खत्म हो चुका है, अब इसमें आते हैं दूसरी पे। तो अगर मैंने सबसे पहले ब्लैक बॉल निकाली तो कितना फेवरेबल रहेगा, 3 डिवाइड बाय टोटल दिस वन इंटू। नाउ बात करते हैं व्हाइट की। व्हाइट निकालने के लिए अगेन आई हैव 5, लेकिन टोटल में एक कम हो चुका है, इंटू। अब ब्लैक यहाँ पे ऑलरेडी डन, सो इट विल बी नाउ लेफ्ट विद 2 डिवाइड बाय अगेन टोटल में -1, और यहाँ पे फिर से व्हाइट निकालना है, बट व्हाइट 8 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे बचेगा 4 डिवाइड बाय 5। सो दिस विल बी योर आंसर। अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा, 15 एंड 15 6 जा हाउ मच, 90, 15 सॉरी 8 जा 15 8 जा 120। सो 120 यहाँ से आएगा और 120 यहाँ से आएगा, तो आपके पास आएगा 240, और नीचे से कितना आएगा आपके पास, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 8 3 पे कट जाएगा, ये दिस इज 30 और ये 30 पूरा कट जाएगा इसके साथ। सो व्हाट यू आर गेटिंग, योर आंसर विल बी 1/7। देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया,
वही फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल वही लगाती जा रही हूँ, और बस मल्टीप्लीकेशन है सॉरी मतलब इंटरसेक्शन है तो मल्टीप्लीकेशन लगा दे रही हूँ, यूनियन है तो प्लस लगा दे रही हूँ, बस यही चीज है और कुछ नहीं है. सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल, and this was the concept of independency and multiplication theorem, which was the extension of your conditional probability. And this is again, if you like the video, please share with your friends, and जो भी students आपके पास हैं, subscribe the channel for more updates and press the bell icon ताकि आपके पास जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ वो आप लोगों को timely मिल जाए. You can see that. So this was the end of part 3. The next video, in the next part, we'll move on to the Bayes theorem. बेस थ्योरम करेंगे जो कि 4th पार्ट रहेगा प्रोबेबिलिटी का, और उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी बहुत हद तक आप लोगों की कंट्रोल में होगा. एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर डूइंग दिस यू कैन गेट डेफिनेटली फुल मार्क्स इन प्रोबेबिलिटी. देखिए कोई भी टॉपिक तब करिए, ऐसे करिए जो एक बार पढ़ लिया ना वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े. मैं पहले ही कहती हूँ बार बार कि बहुत सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. डोंट रीड 100 बुक्स एट ए टाइम, जस्ट रीड 1 बुक 100 टाइम्स. वो बहुत अच्छी चीज होती है. एट दिस टाइम आपके बोर्ड्स पास में आ रहे हैं, आपको क्वालिटेटिव स्टडी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए कि आप 10 घंटा बैठ के पढ़ रहे हो, 20 घंटा पढ़ रहे हो. नो, बस इतना करो कि जो टॉपिक आज शुरू किया है उसको आज के आज खत्म कर लो, चाहे वो 1 घंटे में हो जाए, वो हाफ एन आवर में हो जाए, 2 में हो, 3 में हो, 4 में हो. क्योंकि टॉपिक को छोड़ोगे तो अगले दिन इसको रिकॉल करने में आपका टाइम जाएगा. सो द मेन थिंग ये याद रखना कि अगर कोई टॉपिक आज शुरू किया है तो प्लीज बेटा उसको आज के आज खत्म करने की कोशिश करना, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उससे बेहतर चीज कोई हो नहीं सकती. रिटन प्रैक्टिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस. ओरली कुछ नहीं होता, मैथ्स में तो बिल्कुल भी नहीं होता. चलिए, टिल देन यू कीप प्रैक्टिसिंग. एनी डाउट्स, एनी इशू यू हैव, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन यू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड वर्क हार्ड फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. उससे आगे कुछ नहीं है, उसके बाद एंजॉय करना आराम से जाके. टिल देन गुड बाय, थैंक यू.